हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चैप्टर। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इन दोनों चैप्टर से संबंधित मैंने इस वीडियो में 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है। यदि आप इस वीडियो को देख के एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपके एक भी प्रश्न अगर इन दो चैप्टर से आते हैं तो नहीं छूटेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सारा क्वेश्चन करा रखा है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि प्रकाश की किरण जो है वह गमन करती है। तो पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वह किस डायरेक्शन में गमन करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश की किरण जो होती है हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही गमन करती है। कौन से डायरेक्शन में? स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी जो प्रकाश की किरण है हमेशा सीधी डायरेक्शन में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम में क्या होता है, प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो बात कर लें कि सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का किस माध्यम में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेग होगा वो होता है निर्वात में। ठीक है, कितना? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 गुने 10⁻8 मीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। ठीक है, वही अगर मीडियम की बात कर लें तो अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पूछा गया न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो निर्वात में, और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूनतम किस में हो जाएगा? कांच में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि कौन सा दर्पण लगा होता है। चालक के सामने कहने का मतलब हो गया आपका साइड मिरर के रूप में। किस रूप में? साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि साइड मिरर का यूज किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, और पीछे का वस्तु एक छोटे से मिरर में कब आएगा? जब इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होगा, पीछे के काफ़ी बड़े एरिया को कवर करेगा। तो पीछे के काफ़ी बड़े एरिया को, है ना, छोटे रूप में कवर करने के लिए उत्तल दर्पण सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हेडलाइट की अगर बात करें तो हेडलाइट में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछेगा साइड मिरर के रूप में, ठीक है, या पश्च दृश्य के रूप में, है ना, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण करेक्ट कीजिएगा, और हेडलाइट पूछ लिया जाए तो अवतल दर्पण का यूज कीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर नेचर पूछ लिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है। तो देखो समतल दर्पण जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। मैं यहाँ पर एक चार्ट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये होता है समतल दर्पण का कैरेक्टर। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना जाता है वो बना जाता है काल्पनिक। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो देखो लेंस की क्षमता का मतलब होता है, यानी अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना, तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/f। और जो क्षमता होता है इसका SI यूनिट की जब भी बात करेगा तो वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाला जो पथ होता है उसे कहा जाता है किरण आरेख।
ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखो मैंने पहले ही कहा कि लेंस की जो क्षमता होती है वो P इज इक्वल्स टू 1/f होता है और यहाँ पर पावर का वैल्यू दे दिया गया 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर P के जगह पर आप रखो 2 इज इक्वल्स टू, देखो सारा चीज़ सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर जो 1/f है तो 1 के जगह पर अगर मीटर में रहता तो 1 तो 1 ही रहता है, लेकिन जैसे ही सेंटीमीटर में आपको दे दें तो 1 को आपको बदल देना है मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 ही होगा और अपॉन f, ठीक है। और जब इसको लाइएगा इधर तो क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल्स टू 100, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स, यानी कि f हो जाएगा आपका कितना 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या दे दिया गया, आपका फोकसांतर दे दिया गया 50 सेंटीमीटर, यानी कि P इज इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू, अब देखो सारा सेंटीमीटर में दिया है ना फोकसांतर सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जो 1 है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 करना पड़ेगा, और यदि मान लो कि मीटर में रहता तो 1 ही रहता। अपॉन पर कितना है फोकस 50 है तो 50 दे लो, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना निकला P इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में दे दिया गया है 2, लेकिन एक में है प्लस और एक में है माइनस। तो याद रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होता है ना, वो किस में जाता है, पॉजिटिव में जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि +2 डायोप्टर। अगला है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जब भी प्रकाश की किरण एक साथ ट्रेवल करती हो, है ना, तो इस प्रकार के समूह को कहा जाता है किरणों का पुंज, यानी किरण पुंज। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो मैंने तुरंत बताया उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो याद रखना अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना उत्तल कहेगा, है ना, तो पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन लेंस में, और अवतल कहेगा तो, है ना, अवतल लेंस कहेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये 2 चीज़ याद रख। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ऑप्शन में देखा जाए तो इसके हिसाब से आंसर देना है। तो देखो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो होता है आपका क्या, बीच से मोटा और किनारे पर पतला, और जब भी इससे कोई प्रकाश की किरण, अब देखो यहाँ पर प्रकाश केंद्र होता है तो सीधे डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन इससे जब कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा, एक मर्ज हो जाएगा किसी बिंदु पर आकर के, यानी अभिसरित हो जाएगा। अभिसरित होने के कारण उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, है ना। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखो अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, तो इससे जो प्रकाश की किरण आएगी वो आधार की ओर मूव करेगा, है ना, और जो केंद्र से जाएगा वो तो सीधा ही चला जाएगा प्रकाश केंद्र से। तो यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं कि इसको पीछे की ओर लाएंगे तो मिलेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर रहा है, फैला रहा है। तो इसीलिए अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी करेक्ट आंसर होगा, यानी मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। आगे है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कौन सा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो मैंने बताया था ना, साइड मिरर में काफ़ी
साइड मिरर में यूज किया जाता है उत्तल का। क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण ये पीछे के सारी वस्तुओं का छोटा छोटा इमेज बना लेता है ना। तो छोटा इमेज बनाता है कौन सा? उत्तल दर्पण। तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जब उत्तल छोटा बनाता है तो अवतल बड़ा बनाएगा, इसीलिए इसका यूज़ हजामत में किया जाता है। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या ENT डॉक्टर के द्वारा भी इसी दर्पण का यूज किया जाता है। आगे है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखो, यहाँ पर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा 2 मीडियम, ठीक है। तो एक हो गया हवा, हवा वाला जो माध्यम होगा, और एक हो गया कांच, कांच वाला जो माध्यम होगा वो सघन होगा। अगर हवा वाले की बात कर लें तो ये होगा आपका विरल माध्यम, ठीक है। और कांच वाला जो होगा सघन माध्यम होगा। और जब भी प्रकाश की किरण आएगी हवा वाले माध्यम से तो वो मूव करेगी किसकी ओर? अभिलंब की ओर। अगर यहाँ पर अभिलंब डाल दें तो वो अभिलंब की ओर घूमेगी, ठीक है। तो अभिलंब के निकट बी ऑप्शन में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो देखो, फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है उसके लिए यूज किया जाता है उत्तल लेंस, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फोटोग्राफी कैमरे की बात करी गई है, तो अगर हम बात कर लें हमारी आँख में जो पेशीय लेंस होता है वो कैसा होता है? तो वो भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी कैमरा और ह्यूमन आई दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मैंने इसी वीडियो में बताया कि साइड मिरर के रूप में कौन से लेंस या दर्पण का यूज किया जाता है। लेंस या दर्पण, जो दोनों में से जो आंसर हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखो, अगर हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की रिलेशन की बात करें तो होता है क्या? F इज इक्वल्स टू R/2। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? R/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी फॉर्मूला पर डालो, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो F के जगह पर डालो 10 इज इक्वल्स टू R/2। और जब ये 2 इधर आएगा तो गुना होकर के क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल्स टू R, ठीक है। तो कितना निकल कर क्या गया? 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो देखो, ये मैंने बनाया एक मीडियम और डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पर 2 मीडियम बन गया। तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और निर्गत कहने का मतलब हो गया कि ये रिफ्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। और जिस बिंदु पर, यानी किसी भी मीडियम को डिवाइड करने वाला जो सरफेस होता है उसके जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे आती है, आपतित किरण आती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, है ना। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाल देते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिलंब। तो ये हो गया निर्गत किरण, ये हो गया आपका अभिलंब। तो इसके बीच में जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है निर्गत कोण, ठीक है। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो देखो, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा मशीन है जिसमें छोटे वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। क्या? छोटे वस्तु को या छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को कई गुना बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, लेंस इसके लिए यूज किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो कौन सा लेंस है जो बड़ा इमेज बनाता है? तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाता है। याद रखना, मैं यहाँ पर लेंस की बात कर रहा हूँ। उत्तल लेंस जो होगा वह किसी भी वस्तु का बड़ा ऑब्जेक्ट यानी इमेज बनाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे उत्तल दर्पण का, तो दर्पण बनाता है छोटा इमेज, यानी एकदम उल्टा, ठीक है।
तो सूक्ष्मदर्शी में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है लेंस का, है ना। तो कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का, तो जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखो, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पड़ती है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर अगर हम अभिलंब ड्रॉ कर दें तो जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है दोनों बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, ओके, या रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के हिसाब से, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा? सीधा। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी काल्पनिक प्रतिबिंब होंगे उसका नेचर होता है कि वो सीधा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। आगे है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखो, जब भी कोई लेंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपको एक इधर भी लेंस का फोकस मिलेगा और एक इधर भी मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो याद रखना, सर्च लाइट पूछे तो, हजामती के लिए पूछे, है ना, तो भी, और ईएनटी के डॉक्टर के लिए पूछे तो भी, ईएनटी का मतलब आँख नाक कान, ईयर नोज एंड टिथ, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, ठीक है। इन सभी में जो यूज किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में या मिरर के रूप में, वो होता है आपका अवतल दर्पण। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे है, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है? मैंने अभी तुरंत बताया, कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी है। तो मैंने बताया ही था, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। क्षमता दे ही दिया है 1, तो P इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो सारा आंसर जो है वह सेंटीमीटर में, तो मैंने पहले कहा सेंटीमीटर में रहे तो 1 को 100 में कन्वर्ट कर दो और अपन में क्या कर दो? F कर दो। और जब F इधर आएगा, है ना, F इधर आएगा तो बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में 100 है, तो लेंस कौन सा दिया है? उत्तल। और मैंने कहा कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या हो जाएगा? दोनों उत्तल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो जितने नियम परावर्तन के उतने नियम अपवर्तन के, तो इसका भी प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I अपॉन sin R, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के हिसाब से। अगला है, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखो, मैंने उत्तल लेंस का जो पिक बनाया था कुछ इस तरीके से, जो कि किनारे पर पतला, ठीक है, और बीच में मोटा था। तो देखो किनारे क्या लिखा हुआ है? सभी जगह पर मोटाई समान है, कतई नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, नहीं किनारे पर पतला होता है, तो गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जी
किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसके हिसाब से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है और वस्तु की ऊंचाई, तो उसके हिसाब से हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आगे है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या रिलेशन होता है। तो F इज इक्वल्स टू R/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, ठीक है। तो आप ऑप्शन में देखो, F इज इक्वल्स टू R/2 किसी में है नहीं है, लेकिन अगर 2 को इधर लाओगे तो 2F इज इक्वल्स टू R है ऑप्शन में। तो जी हाँ, R इज इक्वल्स टू 2F ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लें सोलर कुकर की। तो सोलर कुकर में जो यूज किया जाने वाला दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि सोलर कुकर में जो सौर एनर्जी आती है तो उसको एक जगह तक केंद्रित करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो देखो, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनता है या छोटा। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा होता है तो बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा, जब भी F और 2F के बीच वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा बड़ा और वास्तविक। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अभी जो मैंने प्रश्न बताया है तो उसके लिए किरण आरेख आपको बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने उसका एक मास्टर वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देखिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। तो देखो, बाहर की ओर कौन सा वक्रित होता है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो देखो, कोई भी गोलीय दर्पण बनाओ तो उसका जो केंद्र होता है उसे कहा जाता है पोल, यानी ध्रुव। तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है। तो देखो, दर्पण का केंद्रीय बिंदु पूछे तो ध्रुव, और लेंस का केंद्रीय बिंदु पूछे तो प्रकाशिक केंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखो, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमेशा 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करना अच्छा होता है ना। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। तो देखो, गोलीय दर्पण के अगर हम बात करें तो पोल को P से इंडिकेट करते हैं, फोकस को F से इंडिकेट करते हैं और वक्रता केंद्र को C से इंडिकेट करते हैं। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, जब भी बात करेगा ENT डॉक्टर के द्वारा तो या फिर हजामती के लिए, है ना, तो या फिर बात करेगा आपका गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, है ना, तो भी सेम आंसर, और बात करेगा सर्च लाइट के रूप में तो भी सेम आंसर देना है। क्या, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखो,
लेंस की मोटाई जितनी बढ़ेगी उसकी क्षमता उतनी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जब लेंस को पतला करोगे तो उसकी आवर्धन क्षमता भी घटती चली जाएगी। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता मैंने तुरंत बताया, जितना मोटा करोगे उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो देखो मैंने बनाया एक अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये हो गया आपका ध्रुव और ये हो गया मुख्य फोकस। इसके बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं, है ना, तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्योंकि यह पीछे की ओर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा। बी करेक्ट आंसर होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो अगर याद रखना मुख्य फोकस पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसको याद रखने का एक सीधा सा ट्रिक मैंने बताया है उस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। अगला है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, है ना, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा अनंत पर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो फोकस पर जब भी प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अनंत पर जब भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब अनंत पर रखा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। डी करेक्ट आंसर होगा। आगे है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, देखो जब भी अपवर्तन के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है प्रकाश की किरण, है ना, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाएगी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं। तो अगर मुख्य फोकस से गुजरती है तो वह क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गति करेगी। तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर गति कर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न बताए वो सारा का सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एग्ज़ाम टाइम में भी एक बार स्पीड को 2 गुना या 1.5 गुना करके देख करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो माइंड में आंसर क्लिक करेगा और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आंसर को ईजिली क्लिक कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने केमिस्ट्री का वो वीडियो नहीं देखा है, चाहे तो आप मास्टर वीडियो के रूप में देख लीजिए या 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, उसमें भी मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।